Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we will discuss about the pollution caused by metalloids. इससे पहले हमने जो हैवी मेटल पोल्यूशन देखी या आप सिंपली उसे कह दें कि हमने मेटल्स की पोल्यूशन देखी कि मेटल किस तरह हमारे पास वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, और आज हम देखेंगे कि मेटलॉइड्स की पोल्यूशंस को कि कैसे वो हमारे पास वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. सम ऑफ द मेटलॉइड्स एलिमेंट ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर सिग्निफिकेंट वाटर पोल्यूटेंट. हमें बताया कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में हमारे पास जो है मेटलॉइड्स हैं, अब वो वाटर पोल्यूटेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं. जैसा कि हमारे पास क्या है, सेलेनियम, arsenic and antimony are of the particular interest. The most significant water pollutant metalloid element is the arsenic. arsenic जो है वो costly arsenic जो है हमारे पास significant pollutant है जो कि बहुत toxic होता है. Arsenic is a toxic element that has been the chemical villain of more than a few murder plots. मीन के इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है. acute arsenic poisoning can result from the ingestion of more than about 100 milligram of the element. acute मीन के अचानक से जो एकदम से जो है वो पॉइजनिंग कैसे हो सकती है आर्सेनिक की, कि अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है इनहेल कर लें या इंजेस्ट कर लें कि उसको ओरली ले लें. ठीक है, मीन अगर 100 मिलीग्राम ऑफ द एलिमेंट हम ओरली ले रहे हैं, इंजेक्शन हो जाए उसका, तो वो हमारे पास क्या है, एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है. लेकिन क्रोनिक पॉइजनिंग क्या है कि जो आस्ता आस्ता लॉन्ग टर्म के साथ जो है कोई जो है बीमारी हमें लग रही है, यानी कि बहुत पुरानी बीमारी है या कोई किसी वजह से बहुत पॉइजनिंग हो रही है, लेकिन आस्ता आस्ता पॉइजनिंग हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्रोनिक पॉइजनिंग है. ठीक है, क्रोनिक पॉइजनिंग अकर विद द इंजेक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, कि हम जो है उससे प्लूट आर्सेनिक से प्लूटेड वाटर के अंदर अगर हमारे पास आर्सेनिक है तो आस्ता आस्ता हम वो डोज तो ले रहे हो लेकिन हमें पता ना हो. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि क्रोनिक पॉइजनिंग आ सकती है. और एक्यूट पॉइजनिंग क्या है, वो एकदम से ही वो अपने जो है हमें शो कर दें कि ये बीमारी शो हो जाए हमें हमारे पास. तो ये होती है. देयर इज सम एविडेंस दैट दिस एलिमेंट इज आल्सो कार्सिनोजेनिक. ये कार्सिनोजेनिक है, कार्सन का जो कैंसर है वो काज कर सकता है. आर्सेनिक अगर इन द अर्थ क्रस्ट इवन एट द लेवल ऑफ 2 to 5 ppm, इसकी जो अमाउंट है 2 to 5 ppm अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होती है. तो वहाँ से जब अगर हमारे पास फोसिल फ्यूल या कोल वगैरह निकलेगा तो उसके अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकती है. द combustion of fossil fuel, particularly coal, introduce large quantity of arsenic into the atmosphere. कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है फोसिल फ्यूल की बर्निंग से जो है लार्ज क्वांटिटी हमारे पास ऐड हो रही होती है. मच ऑफ इट रीचिंग द नेचुरल वाटर. अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में भी आ रही है तो एंड अल्टीमेटली एंड जो रिसोर्स है वो तो वाटर है, कि वो वाटर के अंदर भी ऐड हो जाती है. आर्सेनिक अकर विद द फास्फेट मिनरल्स, के मोस्टली हमारे पास ये क्या फास्फेट मिनरल के फॉर्म में होती है, एंड एंटर इनटू द एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद द सम फास्फोरस कंपाउंड्स. सम आर्मली यूज एज पेस्टिसाइड, के जो मोस्टली कहाँ यूज़ हो रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अंदर. तो क्या है, जब एग्रीकल्चर लैंड में जब वाटर दिया जाता है, एलिगेशन की जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि वो एक्सेस वाटर जो है वो वाटर की जो लेक्स हैं या रिवर है उसके अंदर ऐड हो जाएगा. और साथ साथ ये आर्सेनिक की जो है आर्सेनिक के फास्फेट्स हैं जो पेस्टिसाइड्स के अंदर होते हैं वो भी वाटर के अंदर ऐड हो जाएंगे. particularly those from the before World War II contain highly toxic arsenic compound. के पहले जो है वर्ल्ड वार 2 से पहले जो है आर्सेनिक के कंपाउंड जो है वो पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे थे, आर्सेनिक एंड फास्फेट के. ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर द लेड आर्सेनेट. कुछ ऐसे हमारे पास कि लेड आर्सेनेट है, मीन लेड मेटल भी है और आर्सेनिक मेटल भी है, तो दोनों ही हमारे पास हमें पता है कि कार्सिनोजेनिक हैं और प्रॉब्लम काज कर सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम आर्सेनेट, पेरिस ग्रीन,
मीन वो कॉपर आर्सेनेट है। अनदर मेजर सोर्स ऑफ आर्सेनिक इज माइन टेलिंग, कि माइंस की जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास जो है वो आर्सेनिक निकलती है। मीन अर्थ क्रस्ट के अंदर इसकी कोई ना कोई अमाउंट मौजूद है, हमने देख लिया था 2 to 5 ppm ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, तो वहाँ से क्या है जब माइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से भी निकलती है, ठीक है। आर्सेनिक प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, गोल्ड, लेड रिफाइनिंग exceed the commercial demand for arsenic and it accumulates एज द वेस्ट मटेरियल। कि ये जो इंडस्ट्रीज है हमारे पास यहाँ रिफाइनिंग है, मीन हमें पता है कि ये जो ओर्स होती हैं ये भी तो हमारे पास अर्थ से निकल रही है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकल रही है। तो जब वहाँ पे उनको राम ओर्स से जब उनको रिफाइन किया जाता है तो वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ या बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती है वो तो आर्सेनिक है। तो जिसकी वजह से आर्सेनिक हमारे पास इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ और जो प्लूटेंट्स हैं, वाटर प्लूटेंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिकली बाउंड मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मेटल या मेटलाइट्स लगे हों, तो आपको पता है कि आपने चिलेट्स पढ़े होंगे या ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ी हुई है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये उस तरह के कंपाउंड्स भी हो जाते हैं समटाइम कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो भी वाटर को प्लूट कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैसे वाटर को प्लूट कर रहे हैं या किस किस मटेरियल के अंदर ऐड हो रहे हैं, क्या फर्टिलाइजर्स के अंदर ऐड हैं या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड या फंजीसाइड जो हैं उनके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली वाटर को प्लूट कर रहे होंगे। There are two major types of metal-organic interaction to be considered in an aquatic system. The first of these is complexation, कि ये complex बना देते हैं। आपको पता है कि लिगेंड्स होते हैं, कुछ लिगेंड्स वो स्पीशीज होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करी होती हैं और साथ वो किसी मेटल के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं, तो वो कम्प्लेक्स आयन से बना देते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना देते हैं, जिसे हम चिलेट्स कहते हैं, ठीक है। The first of these is the complexation and usually chelation when the organic ligands are involved, के organic ligands जब involved हैं metal के साथ तो वो chelation का phenomena show करते हैं। A reasonable definition of the complexation by the organic applicable to natural water and the waste water system is चिलेशन का हम क्या कह रहे हैं या कंप्लेक्सेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? इज अ सिस्टम इन विच अ स्पीशीज इज प्रेजेंट दैट रिवर्सली बी डिसोसिएट टू अ मेटल आयन एंड ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स स्पीशीज एज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको पता है जब ये चिलेट्स बनते हैं तो यहाँ ये कंप्लेक्सेशन का प्रोसेस होता है, तो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर होता है। अगर आप पीएच चेंज कर दें तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि डिसोसिएशन हो सकती है, यहाँ चिलेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि रिवर्सिबली डिसोसिएट भी हो सकें, कि रिवर्सिबल एक्शन भी हो। अगर हम पीएच चेंज करें तो एक दफ़ा क्या हो चिलेशन बन रहे, चिलेट्स बन रहे हैं, तो दूसरी दफ़ा अगर हम पीएच चेंज कर दें तो वो चिलेट्स जो हैं वो दोबारा डिसोसिएट भी हो जाएंगे। क्यों? कि वहाँ पे हम पीएच चेंज करें। तो इसलिए कह रहे हैं कि एज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से, चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्सेशन हो भी सकती है और कम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड्स, एक हमारे पास क्या है कम्प्लेक्सेशन का रिएक्शन है, एक हमारे पास जो है हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कंटेन मेटल बाउंड टू ऑर्गेनिक एंटिटीज बाय द वे ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। एक तो हमने देख दिया कि मेटल और लिगेंड्स के हैं जो कम्प्लेक्सेशन कहते हैं या चिलेट्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या है कि ये मेटल्स जो हैं या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच हुई हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। कंटेन मेटल बाउंड टू ऑर्गेनिक एंटिटीज बाय द वे ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कि वहाँ पे बॉन्ड्स किसके दरमियान में बन रहे हैं, कार्बन के एटम के दरमियान में और मेटल्स के दरमियान में। एंड डू नॉट डिसोसिएट रिवर्सिबली एट लो पीएच और ग्रेटर डाइल्यूशन। अब पीछे हमने कहा था जो चिलेट्स हैं जो कम्प्लेक्स हैं वो तो पीएच पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये जो है पीएच पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसलिए ये ऐसे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता इनका, ठीक है। यहाँ हम इनको डाइल्यूट कर लें तो ये वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। ऑल ऑफ the metal tin has the greater number of the organometallic compounds in the commercial use, कि टिन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं विद ग्लोबल प्रोडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ 40,000 मेट्रिक टन पर ईयर, कि कितनी हमें यहाँ से इसकी
प्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि ये कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ होना है तो उसी लिहाज से ही इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा की जाएगी कि ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो आगे जहाँ पे भी यूज़ करना होगा, उसको यूटिलाइज करना होगा, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। In addition to the synthetic organotin compounds, methylated tin species can be produced biologically in the environment। कि synthetic tin के compounds तो हैं ही हैं, ठीक है, organotin compounds तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो biological species हैं वो भी methylated tin species produce करती हैं, जो कि हमारे environment को pollute कर रहा होता है। Major industrial use of organotin compounds include the application of tin compounds as fungicides। ठीक है, फंजीसाइडल मटेरियल में यूज कर रहे हैं कि उनको फंजाई की को किल करने के लिए। कैट्सीसाइड्स ये भी इंसेक्ट को किल करने के लिए होता है। डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि जर्म्स को किलिंग के लिए यूज करते हैं। और एंटी फॉलिंग पेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर यूज हो रहे हैं स्टेबलाइजर और टू लेसन द इफेक्ट ऑफ हीट एंड लाइट इन पीवीसी प्लास्टिक्स, पॉलीविनाइल कार्बोनाइल जो होते हैं हमारे पास प्लास्टिक हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ टिन ऑक्साइड ऑन द ग्लास। और ये जो है टिन ऑक्साइड की जो लेयर बनाने के लिए या फिल्म बनाने के लिए ग्लास के ऊपर वहाँ पे भी यूज़ हो रहे होते हैं। मीन ये तो ये बताया जा रहा है कि टिन कहाँ कहाँ ऑर्गेनो टिन कहाँ यूज़ हो जाती है। और अब एक वर्ड है यहाँ पे एंटी फोलिंग पेंट्स। एक्चुअली ये पेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं कि जैसे बोट्स हैं या शिप हैं, वो उनके उन्होंने ज़्यादा टाइम तो वाटर के अंदर गुजारना है, ठीक है। अब वाटर के अंदर गुजारना है, वहाँ पे पानी भी है, एल्गी की ग्रोथ भी हो सकती है, या फंजाई की ग्रोथ भी हो सकती है। तो इस तरह के पेंट उनके ऊपर लगाए जाते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ को रोक सकें, ठीक है। जो स्मॉल हमारे पास एल्गी की ग्रोथ हो सकती है बोट्स के ऊपर या शिप्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कई कई मंथ जो हैं वो शिप सी के अंदर या ओशन के अंदर स्टे भी करना होता है, रहना भी होता है या मूव भी करना है। तो वहाँ पे क्या है, चांसेस हैं कि वहाँ पे एल्गी की या फंजाई की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये इस तरह के पेंट के अंदर यूज़ हो रहा है कि जो इस तरह के प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टिन कंपाउंड्स है वो फंजीसाइड में यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड में यूज़ हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ हो रहा है, डिफरेंट तरह के पेंट्स के अंदर यूज़ हो रहा है, और प्लास्टिक के अंदर, कैटलिस्ट के अंदर, या जो फिल्म ऑफ टिन ऑक्साइड बनानी है वहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। ट्राइब्यूटाइल टिन क्लोराइड एंड रिलेटेड ट्राइब्यूटाइल टिन कंपाउंड्स हैव बैक्टीरियल, फंजीसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। कि ये जो हमारे पास टिन के क्लोराइड है, मीन ट्राइब्यूटाइल टिन क्लोराइड और ट्राइब्यूटाइल टिन के जो अदर कंपाउंड्स हैं वो इंसेक्टिसाइडल या फंगीसाइडल के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट प्लूटर्स भी हैं जो कि वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं, एंड आर ऑफ particular environment significant because of their use as a industrial biocides. In addition to tributyl tin chloride, other tributyl tin compounds used as biocide include hydroxide, naphthalene, bis, tributylene oxide, and tributyl स्टेनाइल फास्फेट। मीन बायोसाइड्स मीन कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए ये कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हैं या एल्गी है, उनको किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टीबीटी हैज़ बीन वाइडली यूज इन द बोट एंड शिप हुल कोटिंग टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फॉलिंग ऑर्गेनिज्म। वही बात जो मैंने पीछे आपको कही है कि शिप की जो लकड़ी होती है, जो बाहर वाली साइड है, जो उसका डिज़ाइन बना होता है, उसके ऊपर जो पेंट किया जाता है तो वो इस तरह के मटेरियल का किया जाता है कि वो जो है जो फंजाई है या एल्गी है उसकी ग्रोथ को रोक सके, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अदर एप्लीकेशन इंक्लूड प्रिजर्वेशन ऑफ द वुड को प्रिजर्व करने के लिए, लेदर, पेपर एंड टेक्सटाइल को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होता है। एंटी फंगल टीबीटी कंपाउंड हैव बीन यूज एज स्लिमिसाइड इन द कूलिंग
टावर वाटर के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है. ऑब्वियसली द मेनी एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस. Obviously, the many application of organotin compound for a variety of uses pose a significant potential for the environmental pollution. के हमारे पास ये क्या है कि जहाँ जहाँ जब इसका यूज़ ज़्यादा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये यूज़ हो रहा है, तो साथ साथ ये क्या कर रहा है कि इसी तरह ये environmental pollutant भी है, हमारे पास वाटर को pollute भी कर देगा. कि ज़्यादा जहाँ यहाँ इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ ये पोल्यूशन भी ज़्यादा काज कर रहा है, बिकॉज ऑफ देयर एप्लीकेशन नियर और इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडीज ऑफ वाटर, के वाटर के साथ जो है वो इन कॉन्टैक्ट है. मीन अगर ये पेंट्स के तौर पे यूज़ हो रहा है या फंजीसाइडल या इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये मीन अल्टीमेट सोर्स जो है इन सब का वाटर है, तो ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज कर सकता है. Organotin compounds are potentially significant water pollutant and have been linked to endocrine disruption of the shellfish, oysters and nails के. अब इसकी वजह से जो organisms है, aquatic organisms हैं, उनके अंदर भी जो endocrine system है, मीन जो उनकी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स को जो है वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से उनके अंदर डिफरेंट डिजीजेस कॉज हो सकती हैं. बिकॉज ऑफ सच कंसर्न सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, इंग्लैंड एंड फ्रांस prohibited the TBT application on the vessel smaller than the 25 meter in the length during the 1980s. के इसको जो है यूज़ किया जा रहा था पहले, जो है 1980 से पहले यूज़ किया जा रहा था, तो उसको जो है वो अब जो है कम से कम यूज़ किया जा रहा है, ताकि ये हमारे पास जो फिशेस हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है डिस्टर्ब ना कर सकें. In response to concern over water pollution, in 1980 and 1998, the International Maritime Organization agreed to ban the organotin antifouling paints on the all ship by the 2003 के 2003 के अंदर ये डिसाइड हो गया कि इस ईयर से आगे जो है वो हमारे पास जो है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स को एंटी फॉलिंग पेंट्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा. जो शिप के ऊपर पेंट किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए या फिर उसको फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए, तो अब इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे पास वाटर की पोल्यूशन का सबब बनता है. अब हम देखते हैं कि वाटर की पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं. ये या तो हमारे पास पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं या हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं. जैसे हमने एयर पोल्यूशन देखी थी कि वो भी पॉइंट सोर्स हो सकती है या फिर नॉन पॉइंट सोर्स हो सकती है, तो इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, या तो पॉइंट सोर्स हैं या फिर नॉन पॉइंट सोर्स हो सकते हैं. ठीक है. The sources of water pollution. The sources of water pollution can be classified as point source or non-point sources. The point sources. What are the point sources? Actually, a point source is a single identifiable source of pollution such as a pipe or a drain. कि किसी जगह से ये लीकेज हो रहा है या किसी जगह से हमारे पास जो है पोल्यूशन काज हो रही है, उसी जगह को हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट सोर्स है. मीन वहाँ से पोल्यूशन वहीं पे रह रही है, और लेकिन ये क्या है, डिफ्यूज सोर्सेज जो होते हैं जो उनको हम क्या कहते हैं कि वो नॉन पॉइंट सोर्स है. कि मीन पोल्यूशन एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन वो साथ साथ जो है वो दूसरे एरिया को भी किसी और जगह पे जाके वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस काज कर रही है, तो ये डिफ्यूज एरियाज हो जाते हैं या डिफ्यूज सोर्सेज हो जाते हैं. और जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से हो रही है तो वो हमारे पास जो है पॉइंट सोर्स हो जाते हैं. ठीक है. तो नॉन पॉइंट सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? द नॉन पॉइंट source pollution, unlike the pollution from the industrial and sewage treatment plants, come from many diffuse sources. के जो non point sources हैं वो कहाँ से आते हैं हमारे पास, कि ये diffuse sources से आ रहे हैं. This pollution is caused by a rainfall or snow melt moving over and through the ground. के अब rainfall है, बारिश है, वो एक जगह पे बारिश हो रही है, लेकिन उसका जब पानी मूव कर रहा है या बर्फ़ की मेल्ट हो रही है, तो वो है तो वो ओरिजिनली एक जगह पे, लेकिन उसका वाटर जो है कहीं ना कहीं मूव हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो दूसरे एरियाज को भी पोल्यूट कर रहा है, दूसरे वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है. एज द रन ऑफ मूव इट पिक अप एंड कैरीज
वे नेचुरल एंड ह्यूमन मेड प्लूटेंट्स के वहाँ से वो जो साथ साथ जो है वो प्लूटेंट्स को भी कैरी आउट करता रहेगा, फाइनली डिपॉजिटिंग दैम इनटू द लेक्स, रिवर, वेटलैंड्स, कोस्टल वाटर एंड द ग्राउंड वाटर। ये सारे के सारे जो है एरिया जो है वो प्लूट हो जाएंगे रेन वाटर की वजह से, या स्नो अगर मेल्ट होकर वाटर में आ रही है तो उनके मूवमेंट की वजह से। नॉन पॉइंट सोर्सेज इंक्लूड emission फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, agricultural runoff, urban runoff, and which can carry excess nutrient, pesticides, and slit into the stream और ग्राउंड वाटर। ये इसकी नॉन पॉइंट सोर्सेज में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी आती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, या एग्रीकल्चर वाटर है कि हम पानी तो एक जगह पे दे रहे हैं लेकिन क्या है फिर जरा मूव करता है वहाँ से एक्सेस ऑफ वाटर, तो क्या है वो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स और स्लिट और जो सैंड और मड जो है वो साथ साथ लेके मूव कर रहा होता है, और ये सारे क्या है रिवर्स को या ग्राउंड वाटर को या स्ट्रीम्स को या इवन इन दी एंड जो है हमारे पास ओशन को प्लूट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के मेन सोर्सेज क्या हैं, या मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको पता है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मेजर कॉज है या सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूटर है वाटर पोल्यूशन का भी, और इसी तरह साथ साथ इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन का भी। तो आपको पता है अगर सॉलिड फॉर्म में इफ़ वेस्ट है तो वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो वाटर के अंदर मोस्टली डंप कर दिया जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इसी तरह हमारे पास जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड जो इफ्लुएंट्स हैं वो भी वाटर के अंदर डंप कर दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही हैं वाटर की। ठीक है, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इसीलिए हम इसको कंसिडर करें कि ये वाटर का मेन सोर्स ऑफ वाटर की पोल्यूशन है। ठीक है, industries produce huge amount of waste which contain toxic chemical and pollutants which can cause water pollution। के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर जो है टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और या वेस्ट मटेरियल होता है जो वाटर को पोल्यूट कर देता है। many industries do not have proper waste management system and drain the waste in the fresh water। अब होता क्या है कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं कि वो जो वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्री से उसके उसको डंपिंग से पहले ही उसकी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो उसके हार्मफुल जो हैं मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में ना जाए, हमारी एयर में ना जाए और हमारे वाटर में ना जाए। लेकिन जो हमारे तरह के पुअर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है कि मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है ऐसे ही अपना वेस्ट जो है वो फ्रेश वाटर जो रिजर्वायर है उसके अंदर फेंक देता है, तो वो नदी एंड या नालों के अंदर या फिर हमारे पास क्या रिवर्स वगैरह जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, many industries do not have proper waste management system and drain the waste into the fresh water which goes into the river, canals and later into the sea। pollutant released from the industries are ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेटिक सब्सटेंसेस जो है इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे होते हैं, या ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकती है, डाइस हो सकते हैं। डाइस का तो जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं तो और किसी इंडस्ट्री के पास रहते हैं तो आप वहाँ से उसके जो इफ्लुएंस है उसको चेक भी कर सकते हैं कि कितनी डाइस कितना कलर जो है वो वाटर वहाँ से अमिट हो रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं और ऑयल ऑयल हो सकते हैं, ग्रीस, डाइस और सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो सकते हैं कि जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, वो मटेरियल हो सकते हैं। मेटेलिक वेस्ट हो सकते हैं, थर्मल एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री से अल्टीमेटली हमारे वाटर के अंदर ऐड हो रही होती हैं। द टॉक्सिक केमिकल हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ वाटर। ठीक है, कि उसकी वजह से क्या है वाटर का कलर चेंज हो सकता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मिनरल्स इंक्रीज हो सकते हैं। मीन अगर आपको पता है कि फर्टिलाइज़र के अंदर कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स होती हैं जो जनरली हमारे पास क्या नाइट्रेट या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, यूरिया फर्टिलाइज़र, फॉस्फेट, पोटाशियम फर्टिलाइज़र। तो इस तरह की जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो अल्टीमेटली क्या है मिनरल्स भी वाटर के अंदर रिलीज़ कर रही हैं। तो आगे हमने देखना है कि जिसको जब किसी भी जगह पे मिनरल्स ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे जो है स्मॉल प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर देते हैं, एलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे हमने आगे इसको पढ़ना भी है कि यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे
उसको हम ये अभी डिटेल में देखेंगे कि क्या यूट्रॉफिकेशन है। लेकिन क्या है कि मिनरल्स की अमाउंट भी जो है चेंज ज़्यादा हो सकती है, जो नेचुरल वाटर है उससे पोल्यूटेड वाटर के अंदर। इस तरह वाटर का कलर चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड पोज सीरियस हैजर्ड टू वाटर ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी तरह हमारे पास सेकंड मेजर कॉज क्या है वाटर पोल्यूशन की, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। ये जो सीवेज है, जो घर से पानी निकल रहा होता है गटर के अंदर, या इसी तरह जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो हमारे पास वाटर को पोल्यूट कर रहा होता है। सीवेज इज कॉमनली अ क्लाउडी डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर। सीवेज के अंदर क्या है कि क्लाउडी सेमी ये मटेरियल होता है जिसके अंदर मिनरल्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। अबाउट 75% ऑफ वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय द सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज स्लज। ठीक है, अब ये क्या है कि ये डायरेक्टली वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। होता क्या है, ये जो हमारे पास म्यूनिसिपल कमेटी होती है या म्यूनिसिपल का काम क्या होता है कि वो वाटर जो है उसको कलेक्ट करे और उसके बाद उसको ये क्लीन करे, उसको प्योरीफाई करे, उसको रिसाइकल करे। उसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होती हैं जो कि आगे हमने देखनी भी है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट होती है। तो वो सीवेज वाटर को ट्रीट करके आगे जो है वो अगर वाटर का जो रिजर्वायर है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो है कि सारे का सारा जो है सीवेज को वाटर के रिजर्वायर में डाल दिया जाए। अब काम तो ये म्यूनिसिपल का है कि उसको जो है क्लीन करें, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि समटाइम ये क्लीन भी नहीं किया जाता, तो इसलिए वाटर पोल्यूशन जो है वो सीवेज की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। म्यूनिसिपल वेस्ट इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर ऑफ द वाटर पोल्यूशन के ये जो है म्यूनिसिपल का वेस्ट जो आ रहा है हमारे पास, जो सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट है, तो वो वाटर पोल्यूशन का मेजर कॉज है। दिस सीवेज वाटर कैरीज हार्मफुल बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, सस्पेंडेड मैटर हो सकता है, केमिकल एंड ट्रेस क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक मेटल दैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। कि यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जो कि अगर हम वो वाटर यूटिलाइज भी करते हैं, अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई, तो अगर वो यूज़ किया जाए तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और आपको पता है कि वाटर बाउंड डिजीज़ भी इसी वजह से आती है कि गंदा पानी पिया जाता है। तो पैथोजेंस आर नाउन एज कॉमन वाटर पोल्यूटेंट। पैथोजेंस जो कि वायरस और बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे पास क्या है कि कॉमनली ये वाटर पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर बाउंड डिजीजेस भी काज कर रहे होते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस काज होती हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज़, ये जो माइंस ये माइंस हैं वहाँ से हमारे पास अगर कोई मटीरियल वाटर के अंदर ऐड हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Mining is the process of crushing the rocks and extracting coal and other minerals from the underground. These elements when extracted in the raw form contain harmful chemical and can increase the amount of toxic elements when mixed up with the water के। ये जब हमारे पास रॉ मटेरियल है उसमें impurities भी है, उसमें डिफरेंट मेटल्स भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम कॉजिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। और ये अगर टॉक्सिक कंपाउंड वाटर के साथ मिक्स अप हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं और साथ साथ जो है वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। When mixed up with the water, which may result in the health problem. Mining activities emit several metal waste and sulfide from the rocks and is harmful for the water। कि इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मेटल जो है इम्प्योरिटीज़ के तौर पे इसके साथ ऐड हो रही होती हैं, और सल्फाइड्स जो हैं वो भी हमारे पास ऐड हो रहे होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेरीन डंपिंग। कि हम जो है सारे का सारा वेस्ट अगर हम डंप कर रहे हैं मेरीन के अंदर तो वो भी क्या कर रही है कि हमारे पास वाटर को पोल्यूट कर रही है और एक्वेटिक एंड एनिमल्स को के लिए हार्मफुल है, उनकी लाइफ के लिए। ठीक है, द गार्बेज प्रोड्यूस्ड by each household is in the form of paper, aluminium, rubber, glass, plastic or food is collected and deposited into the sea in some countries.
बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ऐसा ही प्रोसेस होता है, और स्पेशली हमारे जैसे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो यही काम करते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं करते, उसको रिसाइकल नहीं करते, वो जो जस्ट जाके जो है वो समुंदर के किनारे जो है फेंक आते हैं, ठीक है, या रिवर के किनारे जहाँ पे भी वाटर की रिसोर्सेज हैं वहाँ पे इसको फेंक दिया जाता है हमारे पास जो गार्बेज है कि दीज आइटम टेक फ्रॉम 2 weeks to 200 years टू डिकम्पोज। आपको पता है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक और जो अदर मटेरियल्स हैं वो इतनी जल्दी डिग्रेड भी नहीं होते हैं। कुछ मटेरियल तो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल जो है उनकी डिग्रेडेशन बहुत मुश्किल से होती है। तो इसीलिए कहते हैं आजकल आपको पता है कि बैन किए जा रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनको इसलिए बैन किया जा रहा है कि वो डिकम्पोजेबल नहीं है। तो उसके बजाय ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाएँ जो कि डिकम्पोजेबल हैं, ताकि वो जल्दी से इन्वायरमेंट से ख़त्म भी हो जाएँ। When such items enter the sea, they do not only cause the water pollution but also harm the animals in the sea। कि ये हमारे पास क्या है कि एक तो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और दूसरी के साथ साथ क्या है हमारे पास वो प्लास्टिक मटेरियल्स जो हैं वो एनिमल्स को भी प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, ऑयल जो है जो शिप के अंदर से ऑयल है या किसी भी तरह वो अगर वाटर के अंदर चला जाता है तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। वाटर के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और अल्टीमेटली वाटर की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है। ऑयल स्पिल पोज अ huge concern as large amount of oil enters into the sea and does not dissolve with the water। अब आपको पता है वाटर जो है ऑयल के वाटर और ऑयल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हम नहीं होते, और ये ऑयल जो है वाटर के अंदर डिजोल्व भी नहीं होता। thereby opens up a problem for the local marine wildlife such as for fish, birds and marine organisms। ये सारे के सारे इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप शिप carrying large quantity of oil may spill oil if it met with an accident। कि अगर किसी शिप के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल लेके जा रहा है जो कि मोस्टली इसी तरह ही सारे सीज़ के अंदर से ऑयल जो है या पेट्रोलियम इसी का ट्रांसफ़र जो है वो शिप के थ्रू ही होता है। तो क्या है कि वो अगर वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ सारे के सारा ऑयल या कुछ ऑयल जो है वाटर के अंदर चला जाएगा और वो ऑर्गेनिक जो एक्वेटिक हमारे पास इन्वायरमेंट है उसको भी डिस्टर्ब करेगा एंड कैन कॉज बेरिंग डैमेज टू स्पीशीज इन द ओशन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल स्पिल। कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ऑयल जो है वो लीक हुआ है, साइज ऑफ ओशन के छोटा है साइज या थोड़ा या बड़ा समुंदर है या छोटा समुंदर है, इस पे भी डिपेंड करेगा मीन के कितने पानी को वो पोल्यूट करा है। और टॉक्सिसिटी ऑफ पोल्यूटेंट और जो ऑयल निकल रहा है या पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो कितने टॉक्सिक हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि हमारे पास वो कितनी पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल when burned produce substantial amount of ash in the atmosphere। कि ये हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस करते हैं इनकी बर्निंग की वजह से। द पार्टिकल्स which contain toxic chemical when mixed with the water vapor result in acid rain। अब ये पार्टिकल अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में चले गए हैं तो फिर क्या होगा कि अगर वहाँ पे बारिश के साथ ये है हमारे पास अर्थ पे आ जाएंगे, और अर्थ पे आएंगे तो फिर क्या हो गया वाटर के साथ ये मिक्स अप हो देंगे और वाटर को पोल्यूट कर देंगे। आल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल विच रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह आपको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आ रही है तो वो हमारे पास क्या है ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रही है। इसी तरह हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है। एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर जो है हमारे पास जो है ये पेस्टिसाइड फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड और पेस्ट ये सारी जो है फर्टिलाइजर्स भी आ गई इसके अंदर, तो ये वाटर को अल्टीमेटली पोल्यूट कर रहे होते हैं। Chemical fertilizer and pesticides are used by the farmer to protect the crop from the insect and bacteria। No doubt ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो हैं अपनी फसलों को इंसेक्ट से बैक्टीरिया से या उसके साथ जो जड़ी बूटियां हैं उनसे बचाएं, क्योंकि अगर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो क्या है जो मेन हमारी फसल होती है जो हमारी प्रोडक्ट है हमारी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उस
उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लेने के लिए। नो डाउट हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड की, लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। दे आर यूज़फुल फॉर द प्लांट ग्रोथ, कि अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। सम फर्टिलाइजर में होता है कि ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन मिनरल्स हो गए, नाइट्रोजन हो गई, फास्फेट हो गया, सल्फर हो जाता है, या पोटाशियम की जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो मीन हम उनकी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये मिनरल उसको दे रहे हैं, लेकिन अगर ये मिनरल्स वाटर के अंदर ऐड हो जाएं तो क्या है कि ये वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। However, when these chemicals are mixed up with the water प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, कि ये अगर हमारे पास जो है वाटर के अंदर ऐड हो रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं, वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो व्हेन इट रेन्स द केमिकल मिक्स अप विद द रेन वाटर, कि ये रेन्स के साथ रेन वाटर के अंदर ऐड हो सकते हैं एंड फ्लो डाउन इनटू द रिवर्स एंड कैनाल्स विच पोज सीरियस डैमेजेस फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। के साथ साथ क्या है कि अगर ये वाटर के अंदर ऐड हो रहे हैं और साथ जो है एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे, अगर ये लीवर्स या कैनाल्स के अंदर जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल हैं, उनकी लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, लीकेज फ्रॉम सीवियर लाइन्स, कि ये जो सीवरेज की लाइंस होती हैं वहाँ से अगर हमारे पास जो लीकेज होते हैं, मीन अंडरग्राउंड, हमें तो नहीं पता चला कि कहाँ से लीकेज हो रही है, लेकिन वो पानी की पाइप्स और जो सीवरेज की पाइप्स होती हैं वो एक ही जगह से गुजरी होती हैं, तो वहाँ से अगर हमारे पास सीवरेज की पाइप्स जो हैं अगर उनमें लीकेज आ रहा है तो साथ साथ वो है पीने के पानी को भी पोल्यूट कर देते हैं। स्मॉल लीकेज फ्रॉम द सीवेयर लाइंस कैन कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर, अगर थोड़ा से भी कहीं लीकेज है तो वो क्या कर सकती है, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकती हैं एंड मेक इट अनफिट फॉर द पीपल टू ड्रिंक, कि वो ड्रिंकिंग के काबिल नहीं रह जाता है पानी हमारे पास। आल्सो व्हेन नॉट रिपेयर्ड ऑन टाइम द लीकेज वाटर कैन कम on the surface and become a breeding ground for the insect and the mosquitoes। अगर उसको टाइम पे रिपेयर नहीं किया जाता तो वहाँ पे क्या है कि पानी जो है इकट्ठा होता रहेगा और वहाँ पे हमारे पास जो है इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं और साथ साथ मॉस्किटोज भी हैं और वहाँ पे वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं साथ साथ। इसी तरह हमारे पास क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके इंक्रीज की वजह से अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो गैसेस हैं, डिजोल्व गैसेस हैं, उनकी अमाउंट जो है वो कम हो सकती है। मीन ऑक्सीजन अगर हमारे पास कम हो रही है तो फिर जो है हमारे पास क्या हो सकता है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी वो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स इन द ग्लोबल वार्मिंग, हमें पता है इसके बारे में। इट इंक्रीजेज द वाटर टेम्परेचर, के वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है जैसे कि हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ aquatic animals and marine species which later result in the water pollution। के वो क्या है कि अगर एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो रही है तो वो हम हमारे पास रहेंगे तो वही वाटर के रिजर्वायर के अंदर ही, तो वहाँ से उनकी डेथ की वजह से भी हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे और क्या है वो वाटर पोल्यूशन का कॉज बनेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी है जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, कि जो हमारे पास पावर प्लांट्स के अंदर से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है वो अल्टीमेटली हमारे पास अगर वाटर को पोल्यूट कर रहा है तो वाटर में ऐड हो रहा है तो वाटर को पोल्यूट भी करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग दी न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये हमें पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हम कहाँ से कर रहे होते हैं, या तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। द एलिमेंट दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जीज यूरेनियम, के मोस्टली हम यूरेनियम के आइसोटॉप्स को यूज़ करें विच इज़ हाईली टॉक्सिक केमिकल, ये हमारे पास क्या है कि वेरी टॉक्सिक है। द न्यूक्लियर वेस्ट that is produced by the radioactive material need to be disposed of टू प्रिवेंट दी एनी न्यूक्लियर एक्सीडेंट। हमारे पास क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियर वेस्ट है तो उसको सिंपली डंप नहीं कर दिया जाता ओशन के अंदर, वाटर के अंदर, बल्कि उसकी पहले ट्रीटमेंट की जाती है। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होती है। अगर आप लोगों ने कहीं किसी ने रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ा हो तो या उसकी मैनेजमेंट या उसकी डंपिंग के बारे में पढ़ा हो तो उसके बहुत सारा प्रोसेस हैं कि कैसे उसको डंप किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली डंप नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है कि
ये जो है पोल्यूशन कॉज कर सकता है। The nuclear waste that is produced by the radioactive material need to be disposed of to prevent any nuclear accident, कि इसको properly dispose करना पड़ता है ताकि हमारे पास कोई भी accident ना हो या कोई भी toxicity create ना कर सके। Extremely toxic radioactive plutonium, neptunium, american, samarium, bactinium, cesium, zirconium, rhodium are produced ruthenium are produced from the neutron bombardment of a एटॉमिक फ्यूल। ठीक है, ये हमारे पास जो है यूज़ हो रहे होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स के अंदर। ये वाली मेटल्स जो है हमारे पास यूज़ हो रही हैं। न्यूक्लियर वेस्ट कैन हैव सीरियस इन्वायरमेंटल हैजर्ड इफ़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, कि अगर हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये न्यूक्लियर मटीरियल जो है हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएगी और हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। मीन हमें पता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शंस कर रहे होते हैं और रेडियो एक्टिव हैं, तो रेडियो एक्टिव वेव्स और रेडिएशन भी अमिट होंगी और जो प्रॉब्लम काज कर सकती है। फ्यू मेजर एक्सीडेंट हैव ऑलरेडी प्लेस इन रशिया एंड जापान, और आपको पता है पिछले कुछ सालों में भी जापान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको डैमेज हो गया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ भी कॉज हुई थी। और इसी तरह जापान में आपको पता है कि ज़लज़ला बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे पिछले कुछ ईयर्स पहले उनके 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डैमेज हुआ था और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज होती है कि यहाँ हमारे पास अगर ये लीकेज हो जाए न्यूक्लियर वेस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्बन डेवलपमेंट के हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, सिटीज़ की तरफ मूवमेंट होती जा रही है, वहाँ पे हमारे पास क्या है उतनी ही फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हाउस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अदर फैसिलिटीज़ जो हैं हमें अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देनी पड़ती है। और इसी तरह हमारे पास जो है वाटर की पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है। मीन के ज़्यादा चीज़ें अगर हम वाटर के अंदर डंप कर रहे हैं या और सीवेज का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी की सारी अर्बन डेवलपमेंट की वजह से क्या है कि हमारे पास वाटर की पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है। As pollution has grown, so has the demand for housing, food and clothes भी हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होते जा रही है। As more cities and towns are developed, they have resulted in increased use of fertilizer to produce more food। अब हमारे पास जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या चाहते हैं कि कम टाइम के अंदर हमें ज़्यादा फूड मिले, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। सॉइल इरोजन का हो रही है, क्यों? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन के प्लांट्स की कटिंग की वजह से फॉरेस्ट जो है हमारे पास कम होते जा रहे हैं और साथ साथ क्या है कि ऑयल की इरोजन होती जा रही है, वो एक पोल्यूशन कॉज करिए। इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अब हमें कंस्ट्रक्शन के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि डिफॉरेस्टेशन या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो रही हैं। इनएडुकेट सीवरेज कलेक्शन, और सीवरेज की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, कहीं इसी तरह वो मूव कर रहा है, या इसी तरह लैंडफिल आर मोर एज मोर गार्बेज इज प्रोड्यूस, कि लैंडफिल के अंदर से भी आपको पता है डिफरेंट गैसेज निकल रही हैं या डिफरेंट मटेरियल्स निकल रहे होते हैं जहाँ पे गार्बेज पड़ा होता है। ठीक है, तो गार्बेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो और ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस कर रही है। इंक्रीज इन केमिकल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस मोर केमिकल्स, अब केमिकल्स जो हैं उनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बना सके और हमारी जो ग्रोथ की डिमांड है उसको वो पूरा कर सकें। और अल्टीमेटली हमारे पास ये है कि अर्बनाइजेशन की वजह से पोल्यूशन में इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल, के वो जगह जहाँ पे हमने गार्बेज को डिस्पोज ऑफ किया होता है वहाँ से भी लीकेज की वजह से यहाँ यहाँ देखें, अगर आप ये देखो कि वहाँ पे रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल की वजह से गार्बेज के अंदर से भी कुछ मटेरियल जो है उस जगह से लीक हो जाएगा, या उस जगह से स्मेल आती है, या उस जगह से हमारे पास क्या है कि गैसेस रिमूव हो रही होती हैं, तो वो हमारे सारे के सारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल आर नथिंग बट द ह्यूज पाइल ऑफ द गार्बेज। ठीक है, जहाँ पे गार्बेज जो है, जो कूड़ा हम लोग डालते हैं, उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, सिंपली ये हमारे पास क्या है, लैंडफिल्स हैं। लैंडफिल्स आर नथिंग बट द ह्यूज पाइल ऑफ द गार्बेज दैट प्रोड्यूस awful smell and can be
सीन अक्रॉस द सिटी के सिटीज़ के अंदर क्या है, आपको पता है कि कहीं बहुत जगह 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 के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कूड़ा जो है इकट्ठा पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। व्हेन इट रेन्स द लैंडफिल में लीक and leaking landfill can pollute the underground water with the large variety of contaminants। अब उसके बाद आपको पता है कि उसके अंदर contaminants होते हैं, pollutants हैं, तो वो क्या है कि हमारे पास अल्टीमेटली वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, एनिमल वेस्ट, द वेस्ट प्रोड्यूस बाय द एनिमल इज वॉश्ड अवे इनटू द रिवर व्हेन इट रेन, कि एनिमल का जो वेस्ट है वो भी रिवर्स के अंदर ऐड हो जाता है और साथ साथ क्या वाटर को पोल्यूट कर रहा है। इट गेट मिक्स अप विद द अदर हार्मफुल केमिकल एंड कॉज सीरियस वाटर बोर्न डिजीजेस। अब उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस भी होती हैं, मीन कोलरा, डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड वगैरह जो है हमारे पास वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, और साथ ही इनको हम वाटर बोर्न डिजीजेस कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज के हमारे पास क्या है कि अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं, चाहे वो पेट्रोलियम की हैं या किसी और मटेरियल की, ऑयल की, तो वो उनके अंदर अगर लीकेज होते हैं तो वो हमारे पास क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल and other petroleum products through the underground pipes is well known. Accident leakage may happen anytime and may cause damage to the environment and result in oil pollution। ऑयल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में भी पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज, अभी क्या हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, नो डाउट हमें स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर हमारे पास सक्सेस हो रही हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी कर रही है, वाटर को भी पोल्यूट कर रही है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्लस पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, फार्म वेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल डेब्रिस, मीन उनका जो वेस्ट है, सॉइल ओरिजिन कंटेनिंग मोस्टली द इनऑर्गेनिक मटेरियल आर रिपोर्टेड टू कॉज द हैवी पोल्यूशन टू द वाटर सोर्सेज, कि ये हमारे पास जो है वाटर रिसोर्सेज, वाटर पोल्यूशन रिसोर्सेज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। आपको पता है हर घर में हर जगह डिटर्जेंट यूज़ हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री में डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो उनका भी जो है ज़्यादा यूज़ से हमारे पास क्या है, ज़्यादा वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है। डिटर्जेंट आर ऑफ रिसेंट ओरिजिन यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, के बहुत जगह पे इसको क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। नॉर्मली द हाउस होल्ड डिटर्जेंट कंटेन सेवरल पोल्यूटेंट्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट, के हाउस होल्ड जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, सल्फर के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं या अदर मेटल के कंपाउंड्स हो सकते हैं, और इसी तरह सरफेस एक्टिव एजेंट है विच कंट्रीब्यूट टू द फॉस्फेट आ रहे हैं, और सोडियम है, अमाइड हैंड्स और अदर बिल्डर्स होते हैं। ये बिल्डर्स भी हमारे पास डिटर्जेंट का पार्ट्स होते हैं, तो ये इस डिटर्जेंट्स की वजह से ये मटेरियल हमारे पास वाटर बॉडीज़ के अंदर या वाटर रिसोर्सेज के अंदर ऐड होते हैं। इसी तरह हमारे पास Siltation is the most widespread and damaging pollutant, especially in the hill streams, के जो सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, जो छोटे छोटे पत्थर और जो रेत इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, ये मोस्टली हिली एरियाज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ से हिल के पार्टिकल्स जो है या रॉक के पार्टिकल्स, ये वहाँ से रेत और मट्टी जो है वो ज़्यादा ऐड हो रही थी। दीज सॉइल पार्टिकल क्रिएट ह्यूज टर्बिटीज इन दी वाटर, के वाटर को वो पोल्यूट कर रहे हैं, टर्बिट कर रहे हैं, वो क्लियर वाटर नहीं होता हमारे पास, एंड में हिंडर द फ्री मूवमेंट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सही मूव नहीं कर सकते, और इसी तरह उनकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है, और डिफरेंट तरह के ये हमारे पास प्रॉब्लम काज करते हैं। तो ये तो थे हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज जो कि डिफरेंट तरह से वाटर को पोल्यूट कर रहे थे।